महिला दिवस आता है। महिला सशक्तिकरण के लिए तमाम तरह की बातें की जाती हैं। क्या वास्तव में महिला सशक्तिकरण हो पाता है? ये सच्चाई से बहुत परे है। ना महिलाओं को वो सम्मान मिल पाता है, ना महिलाओं की सुरक्षा की जो गारंटी है वो हो पाती है। उनको आज भी हम अबला कहते हैं, जबकि महिलाओं का इतिहास अगर आप देखें तो जब उन्हें मौका मिला है तो उन्होंने वो इतिहास रचा है कि उनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया है। महारानी लक्ष्मीबाई को देख लीजिए, चाहे भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का इतिहास देख लीजिए। हर साल महिलाओं के द्वारा थानों में लाखों मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। सारे मुकदमे तो झूठे नहीं हो सकते ना, कुछ मुकदमों में तो सच्चाई होगी ही। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के ऊपर अपराध होते हैं, फिर भी हम भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं। लड़कियों का भी मानना है, जब उनसे बात करो, कुछ करो, तो वो कहती हैं अधिकारों के साथ हमारे के साथ हनन नहीं होना चाहिए। जब भगवान ने हम लोगों को बनाने में भेदभाव नहीं किया, भले ही भगवान ने रिप्रोडक्शन साइकिल पूरी करने के लिए लड़के और लड़की के बॉडी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया। पुरुष प्रधान समाज ने सदियों से महिलाओं के ऊपर बंदिशें लगा कर रखी, महिलाओं को बंदिशों में रखा। लेकिन जब हम नव निर्माण की बात करते हैं, नव युग की बात करते हैं, 21वीं सदी आने की बात करते हैं, तो उस 21वीं सदी में क्या महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार हैं? आबादी हमारे देश की जब तक तरक्की नहीं करेगी, तब तक हमारा क्या हिंदुस्तान तरक्की कर पाएगा? आंकड़े कहते हैं कि लड़कियां अपने घर में ही सुरक्षित नहीं हैं। सबसे ज़्यादा वायलेंस लड़कियों के ऊपर घर में होता है। अगर मर्दांगी किसी को दिखानी हो तो वो महिलाओं के ऊपर दिखाते हैं। जब राजा महाराजा अपनी बेटी को विदा करते थे तो उनको उपहार के रूप में बहुत सारा सामान, सोना चांदी, गहने जवाहरात देते थे। वो उनकी एक खुशी होती थी, वो खुशी के अनुसार क्या देते। जब ज़माना बदला तो जो उपहार था, उपहार का रूप दहेज ने ले लिया, और जो ज़बरदस्ती वसूल किया। जो कोख में लड़कियां मार दी जाती हैं, उसका अगर कोई मुख्य कारण है तो वो कारण यही है कि जो लोग होते हैं, एक मैंडेटरी होती है कि लड़की पैदा होगी तो जो हम जीवन भर में कमाएंगे वो भी हमारे लिए पूरा नहीं पड़ पाएगा और वो लड़की की शादी में लग जाए। आज नवयुग की लड़कियां फाइटर प्लेन भी उड़ा रही हैं, सेना में अधिकारी भी हैं। अगर प्रॉपर्टी की बात आती है तो 80% लड़के प्रॉपर्टी के मालिक हैं। शिक्षा की बात आती है, नौकरियों की बात आती है, तो सब जगह 70, 80, 90% तक लड़के ही आगे हैं। लड़कियों को सिर्फ 20% हर जगह, जबकि आबादी में वो सिर्फ हमसे 2% कम है। लेकिन उनको आप समानता और अधिकार देने की बात जब आती है तो वो सीधा सीधा आपसे 80% पीछे। 504 सांसदों वाली संसद भवन में सिर्फ हमारे देश की 78 महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं, और वहीं राज्यसभा में सिर्फ 25 महिलाएं, और हमारे मंत्रिमंडल में तो 5.8% महिलाओं को मौका दिया गया है। क्या ये हमारे देश की महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं है? 5 लाख लड़कियों को हम हर साल कोख में ही मार देते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो लड़कियां हैं। सोचिए, इस हिसाब से हमने कितनी लड़कियों को इस दुनिया में आने ही नहीं दिया क्योंकि वो लड़कियां हैं। ये डिसीजन गर्भधारी महिला का नहीं होता, ये डिसीजन होता है उसके परिवार वालों का कि उसको उस बच्ची को जन्म देना है या नहीं देना। वो चाहती है कि बच्चे को जन्म दूं, फिर भी वो बच्चे को जन्म दे नहीं सकती क्योंकि उसके घर वाले उस लड़की को, उसकी कोख में पल रही बच्ची को इस दुनिया में आने ही नहीं देना चाहते। भारत राजा महाराजाओं का देश रहा है। यहाँ वंश चलाने के लिए, अपना साम्राज्य चलाने के लिए, क्योंकि भारत में लोगों के पास बहुत बड़ा साम्राज्य है ये तो हम समझते हैं। यहाँ साम्राज्य चलाने के लिए एक कुल के दीपक की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है, भले ही वो चाय की गुमटी क्यों ना लगाता हो, एक भीख मांगने वाला भिखारी ही क्यों ना हो, लेकिन उसको अपना साम्राज्य चलाने के लिए एक वंश चलाने वाले एक लड़के की ज़रूरत होती है। ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, मैं ये चीज़ें अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ये चीज़ें जो है ना, एक गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्थानों के डेटा कहते हैं। जब चुनाव आते हैं तो जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होती हैं वो एक्चुअली महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं होती, उन पर साम्राज्य चलाने वाले पुरुष ही होते हैं। सिर्फ मुखौटा बनकर वहाँ पर महिलाओं को खड़ा कर दिया जाता है। उसको निर्णय लेने की बिल्कुल भी छूट नहीं है। चुनाव शुरू से लेके अंत तक आप स्टेप बाय स्टेप देखें तो बहुत कम रेशियो होगा जहाँ खुद महिलाएं
निर्णय लेने में सक्षम हैं। जब हमारे देश में चुनाव होते हैं तो गीता देवी, रबीना, सुषमा, सरिता ये चुनाव तो लड़ती हैं, लेकिन न सरिता को अधिकार होता है निर्णय लेने का, न सुषमा को। एक्चुअली अधिकार होता है उनके घर वालों को। वो पद पर पहुंच जाती हैं, सरपंच, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख जो भी बनती हैं बन जाती हैं, लेकिन जो अधिकार होते हैं वो उनके घर वालों के पास होते हैं। तो ऐसा पद मिलने का क्या फ़ायदा और ऐसी आरक्षण व्यवस्था का क्या फ़ायदा जहां महिला स्वतंत्र ना हो अपने निर्णय लेने के लिए। इसमें कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज की भूमिका है, लेकिन वो महिलाएं भी जिम्मेदार हैं जो अपने पद और पावर का इस्तेमाल खुद करना नहीं जानती। घर में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा दी जाती है। आपको कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, कैसा व्यवहार करना है, जबकि ये शिक्षा लड़कों को नहीं दी जाती। बात अच्छी है कि लड़कियों को सब कुछ सिखाया जाए, लेकिन उन्हें इस तरह से ना सिखाया जाए कि उन्हें ये लगने लगे कि कहीं ना कहीं मेरा जो वजूद है वो लड़कों से बहुत कम है और लड़कों का वजूद हमसे बहुत ज़्यादा है। अगर लड़की डिपेंडेंट निकले और वो अपने माँ बाप, अपने परिवार के लिए कुछ करे, तो माँ बाप ये कहते हुए अक्सर दिख जाते हैं, मेरे घर में लड़की पैदा नहीं हुई है, ये मेरे लिए लड़का है। अंततः क्रेडिट मिलना लड़के को ही है। लड़की कुछ भी कर ले, लेकिन क्रेडिट लड़कों को ही चला। हमारे देश में महिलाओं पर तमाम तरह के अपराध होते हैं, लेकिन ज़्यादातर अपराधों की रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती। ज़्यादातर अपराधों को दबा दिया जाता है, वो थाने तक या रिकॉर्ड होते हैं उनमें दर्ज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अब महिलाएं आगे नहीं बढ़ रही हैं, अब महिलाओं को भी मौका मिल रहा है। महिलाएं भी कॉमर्शियल पायलट बन रही हैं, महिलाएं भी राजनीति में आ रही हैं, महिलाएं भी पुलिस, आर्मी और तमाम तरह के जो फील्ड हैं जहां पुरुषों का एकाधिकार था, वहां पर अब महिलाएं भी स्थापित होने लगी। हमारी समाज ने लड़कियों के लिए दायरा फिक्स कर दिया। उस दायरे से बाहर ना तो वो निकल सकती हैं, ना उस दायरे से बाहर वो कुछ कर सकती हैं। उन्हें जो कुछ करना है दायरे में रहकर करना है। साहब लड़की है फलाना काम नहीं कर सकती, लड़की है ये नहीं कर सकती, लेकिन लड़कियों को अगर अवसर दिए जाएं तो वो उड़ान भी भर सकती हैं और पुरुषों के मुकाबले कहीं ज़्यादा अच्छा काम भी कर सकती हैं। हमारे देश की सोसाइटी चाहती है लड़कियों के हाथ में कुछ हो ही ना। मान लीजिए किसी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो अकॉर्डिंग टू लॉ दोनों में जो प्रॉपर्टी है वो आधी आधी होनी चाहिए, लेकिन 2-5% दहेज देकर लड़की को विदा कर देते हैं। बाकी के 95 और 98% धन पर राजा बेटा, घर का दीपक, कुल दीपक राज करता है। मान लीजिए जो 2% और 5% जो मनी होती है, जो प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा होता है, वो लड़की वो भी अपने मन से खर्च नहीं कर सकती कि उसको किस चीज़ में खर्च करना है, अपनी पढ़ाई में या अपना कहीं कोर्स कंप्लीट करना है उसमें या किसी और चीज़ में। वो भी उसके घर वाले डिसाइड करते हैं कि उसको उस धन को कहाँ लगाना है, किस तरह से उसको देना है। पैसा उसका है, लेकिन उस पैसे को कैसे खर्च करना है ये उसके घर वाले डिसाइड करते हैं। मान लीजिए किसी माँ बाप के 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। अगर उनके पास किसी एक को पढ़ाने का धन है या एक को पढ़ाने का वो खर्च उठा सकते हैं, तो समझ लीजिए वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपने लड़के को देंगे। भले उनकी लड़की लड़के से कहीं ज़्यादा होशियार क्यों ना हो, टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन मौका मिलेगा उनके घर के राजा बेटा। मायके में पराए घर जाना है और ससुराल में पराए घर से आई हैं, एक्चुअली में उनके लिए ये मिस्ट्री है कि आखिर उनका घर है कौन सा, ससुराल या मायका। लड़की भले ही किसी ज़िले की जिलाधिकारी क्यों ना हो, या सेना में बहुत बड़ी अधिकारी हो, या पुलिस विभाग में बहुत बड़े पद पर हो, या फिर किसी इंडस्ट्रीज या किसी कंपनी की सीईओ या मालिक हो, लेकिन जब शादी होगी उसकी तो उसे धीरे धीरे कदमों से 4 लोग पकड़कर दूल्हे तक ले जाएंगे। दूल्हे राजा भले गोपीनाथ हों, लेकिन शादी वाले दिन ऐसे गुरूर और अक्कड़ में रहेंगे जैसे सम्राट अशोक के वंशज यही हो।